जिसके खिलाफ मैंने साफ साफ बात रखा और आगे जाके इस्तीफा भी दे दिया। तो ऑनलाइन शिक्षा बायजूस पुश कर रहा है, बायजूस के साथ अजीम प्रेमजी का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये जो एक नेटवर्क बना है, जिस नेटवर्क का कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हम आरटीआई के लिए लड़े हैं, अब आरटीआई फाइल करके हम ये पता नहीं कर सकते कि अजीम प्रेमजी जो दावा करते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी के चलते कोई प्रॉफिट नहीं होता है उनको, ये सच है कि नहीं। जिस तरह से कृषि के नियमों को बदला गया, उसी तरीके से शिक्षा नीति को बदला गया। शिक्षा दिया जाता है स्कूल ऑफ एजुकेशन में, जिसके खिलाफ मैंने साफ साफ बात रखा और आगे जाके इस्तीफा भी दे दिया। तो वहां पे जिस तरह का शिक्षा दिया जा रहा है, वो शिक्षा बच्चों को तैयार कर रहा है एक कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फिट होने के लिए। तो जो प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट डायरेक्टली शिक्षा से नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा जो कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको देश में हावी करने में मदद कर रहा है। और साथ ही में एक कॉर्पोरेट का दूसरे के साथ गठजोड़ तो होता ही है। तो ऑनलाइन शिक्षा बायजूस पुश कर रहा है, बायजूस के साथ अजीम प्रेमजी का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये जो एक नेटवर्क बना है, जिस नेटवर्क का कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हम आरटीआई के लिए लड़े हैं, अब आरटीआई फाइल करके हम ये पता नहीं कर सकते कि अजीम प्रेमजी जो दावा करते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी के चलते कोई प्रॉफिट नहीं होता है उनको, ये सच है कि नहीं। तो जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो तो रहेगा ही नहीं। तो ये जो डिटेल है, जो कुछ कुछ मुझे जानने को मिला, और बाकी जो आयशा के साथी यहाँ बोले कि उनके अपने अपने कॉलेजेस में क्या हो रहा है, ये आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। मेरा जो अभी तक का अनुभव है, इससे मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये भी है कि जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, उसके साथ नीति का एग्जैक्टली क्या संबंध है, इसको सामने लाना। क्योंकि नीति का रूपरेखा तो एक अजीब सा है, उस पर साफ साफ कुछ बता नहीं गया है फॉर मोस्ट थिंग्स। ये कर्नाटक में हम जब एनईपी के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे दिख रहा है कि बच्चों को दिक्कतें जरूर है, लेकिन उस दिक्कत के साथ एनईपी का क्या संबंध है, ये उनके सामने क्लियर नहीं है। इसीलिए वो एनईपी के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बात को सही तरीके से सामने लाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। साथ ही में ये जो देखिए शिक्षा का आंदोलन है, मतलब ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा का आंदोलन ही नहीं है। जो एक्सक्लूशन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्सक्लूड होंगे, फिर उसके साथ क्या होने वाला है। जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो ड्रॉप आउट को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मान लीजिए स्कूल्स में क्लास 5 के बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोग को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ धकेल दिया जाएगा। तो मतलब उन लोग को एक लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ ढकेला जा रहा है। तो ये तो उनका जो मजदूरी का सवाल है, उसके साथ शिक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो संगठित करने का तरीका है, इसमें शिक्षा का सवाल को, मजदूर आंदोलन के सवाल को जुड़ के देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जरूर हम एनईपी को रोल बैक करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ ही में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना ड्रास्टिकली ऑल्टर हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके चलते जो स्टूडेंट बॉडी है वो खत्म होता जा रहा है। लोग 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करेंगे, स्कूल में क्लास 5 के बाद कोई वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है। तो ये जो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को भी हमको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसके साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके सामने बात रखने का मौका दिया गया। तो मैं जो शेयर किया, ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, बस मेरा अभी तक जो मेरा कुछ अनुभव रहा है, उसके आधार पे जो सोच विचार है, वही मैं आपके साथ शेयर किया। इनकलाब जिंदाबाद। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, किसी की भी राय नहीं ली गई है। इसलिए मुझे लगा कि आज हमें जो बोलने का मौका मिला है, शिक्षक संघ की तरफ से अपने विचारों को साझा करते हुए कि हमारी आवाज, हम किस दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति को देखते हैं, उसको आपके सामने रखें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। बाकी साथियों ने यह भी कहा कि इस नीति में कोई डिटेल्स नहीं है, इसमें जो कुछ होगा वो इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से किया जाएगा, यानी सामने के दरवाजे से ना करके पीछे के दरवाजे से किया जाएगा। पॉलिसी में कोई डिटेल ऐसी नहीं है जो मुझे लगता है हम ये कहें ये लिखा है ये फेल हो गया, क्योंकि वो इस तरीके से रचा गया है कि उसमें जो कुछ भी उसके पीछे है उसकी प्राप्ति कराना, उसके पीछे जो ताकतें हैं वो उसको कराएंगी। और बड़ा मुश्किल होगा इसको कहना कि ये लिखा था और ये नहीं हुआ या ये हुआ, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है।
ये दो बातें कहते हुए मैं फिर भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही गंभीर नीति है। इन दोनों बातों को कहते हुए कि इसमें कोई डिटेल्स नहीं है और ये कि इस पे कोई चर्चा नहीं कराई गई, इससे ये ना समझ लिया जाए कि इस नीति में या इस डॉक्यूमेंट में या इस जो ये शिक्षा नीति का विचार है इसमें कुछ बदला नहीं जा रहा है। इसमें बहुत गंभीर परिवर्तन हमारे पूरे समाज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, हम सबके आने वाली बात की जो नस्लें हैं उनके लिए बहुत कुछ बदला जा रहा है। शिक्षा जो समाज में क्या करे, इस विचार को पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। यानी शिक्षा का समाज से क्या संबंध है, इसको नए तरीके से बनाया गया है। नीति बनाने के तरीके में एक खास रवैया अपनाया गया है, एक खास तरीका अपनाया गया है। पुरानी किसी नीति को या पुराने किसी भी प्रयास को यह चर्चा में नहीं लाती। एक तरह से एक नई स्लेट के ऊपर, एक साफ स्लेट के ऊपर, जैसे कि भारत में कुछ हुआ ही नहीं पिछले सालों में। हम मानते हैं कि भारत में शिक्षा को लेकर तमाम चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन यह पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक ऐसे बनाया गया है कि ना तो कोई पास्ट की चीज को इवैल्यूएट किया जाए और ना ही कुछ भविष्य के बारे में साफ साफ कहा जाए। इसलिए अगर आप ये कहें कि जो शिक्षा की परिस्थिति थी, जिसमें आज अगर आंकड़े देखें, समय नहीं है मेरे पास, यानी आपको डरा देने वाले आंकड़े हैं कि अगर आज कोई वकील बनता है तो अगर वो गरीब परिवार से नहीं है, ऐसे है, अगर वो ओबीसी है, दलित है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वो उससे 20 गुना बाकी सब लोग की संभावना है कि वो लॉ पढ़ेंगे। कोई और पूरे आंकड़े देने का समय नहीं है। अगर आप बात करें कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की संभावना, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पिछड़ी तबकों से आते हैं, उनसे कंपेयर करें तो 6 गुना 8 गुना संभावना है कि जो उच्च जाति के हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो उच्च शिक्षा अंग्रेजी में शिक्षा लेंगे। वो प्राइमरी के लेवल पर अलग आंकड़े हैं, सेकेंडरी के लेवल पर अलग आंकड़े हैं। लेकिन शिक्षा नीति इन सब आंकड़ों को, जिसको हम कहेंगे जो हमारी शिक्षा का लैंडस्केप है, वो हमारे सामने नहीं रखती, ना वो रखती है ना उसका सोल्यूशन देती है। तो ये खास तरीका है नीति को बदलने का। जिस तरह से लेबर लॉज को बदला गया, जिस तरह से कृषि के नियमों को बदला गया, उसी तरीके से शिक्षा नीति को बदला गया। अब सवाल यह है कि जब पार्लियामेंट में चर्चा नहीं है, समाज के विभिन्न वर्गों से कोई चर्चा नहीं है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जाता है? और मुझे लगता है यह संबंध बनाना बहुत जरूरी है। साथियों ने बात की कि ये नीति हम सबको प्रभावित करती है, बहुत स्पष्ट रख दिया गया, मैं दोहराऊंगा नहीं, वो सब बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन इसमें एक जो कड़ी है, जो मैंने कहा कि जो शिक्षा का विचार है, जो शिक्षा का मकसद है, जो शिक्षा का सपना है, उसका स्वरूप बदला गया है। और वो क्या रूप, किस रूप में बदला गया है? वो इस रूप में बदला गया है कि यहां पर 2 पैर पे नीति को खड़े करने का प्रयास है। एक तरफ बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं इनफॉर्मेलिटी की। यानी एक किस्म से ये नीति ये स्वीकार करती है कि इस देश के जो युवा हैं और जो यंग लोग हैं, वो उनके लिए जो भविष्य का सपना है, वो सपना एक ऐसी नौकरी का है, एक ऐसे काम का है जिसमें उनकी जो भी उनको हुनर मिलेंगे, उसकी बहुत छोटी आमदनी होगी, उसका रोजगार उससे निकल के आएगा, वो बहुत एक सीमित रोजगार होगा। और शिक्षा नीति इस रोजगार जिसके खिलाफ या साथी सामने आवाज करते हैं, हम और आप रोज आवाज कर रहे हैं कि यह रोजगार जिसके कारण मुंडका में जो हादसा हुआ, जिसमें इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे मजदूर साथी मर गए, वो जो सारी परिस्थिति है कामकाज की, उस कामकाज की परिस्थिति को औपचारिकता दे रही है ये शिक्षा नीति। तो जब साथी बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति से संबंध बनाने की बात की जाए, तो ये संबंध मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक सभी को एकजुट होकर इसके संबंध बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये हमें जिसकी बात की जाती है वोकेशनल एजुकेशन की, बात की जाती है स्किल की, बात की जाती है कि 4 साल का जो प्रोग्राम होगा उसमें आप 2 साल के बाद करोगे तो ये डिग्री मिल जाएगी, 1 साल के बाद, यानी जो पढ़ने में रुकावटें आती हैं, वो सारी समस्याओं को चर्चा से बाहर कर उसको विन विन, उसको जीत के रूप में हमारे सामने रखा जाए। अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी 2 साल के बाद किसी प्रोग्राम से निकलता है
तो वो प्रोग्राम से निकलने का कारण बहुत गहरा आर्थिक है या उसकी कोई पर्सनल परिस्थिति है या मानसिक परिस्थिति है या शिक्षा की सुविधाएं गैर उपलब्ध है उसके कारण है, लेकिन वो सब चर्चा के बाहर होगा, क्योंकि अब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये नई नई डिग्री दे सकता है, नए नए रूप से आपको क्वालिफिकेशन के लैंडमार्क्स दे सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और शिक्षा नीति, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ये कहती है कि भारत में किसी किस्म की भी नौकरियां जो पक्की हों, नौकरियां जो आपको एक ऐसा रोजगार दे जिससे कि हम एक सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसकी संभावनाएं नहीं है। वो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या जो वर्ल्ड बैंक की समझ कहती है, उसको औपचारिक रूप से हमारे सामने लागू कर रही है। इसमें क्लासरूम को बदलने का विचार है, शिक्षक के विचार को बदलने का विचार, शिक्षक कौन हो इसको बदलने का विचार है, शिक्षा में किस तरह से उसको फंड किया जाए, फाइनेंस किया जाए, उसको बदलने का विचार है। और इसमें शिक्षा में किसी किस्म का भी डायलॉग, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन या किसी किस्म का भी सिखलाने की बात ना हो, मोड ऑफ लर्निंग से मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरफ इसमें एम्फोसिस है। तो मैं ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा नीति पूरी तरह से शिक्षा को, समाज से संबंध को, किसी से समाज का संबंध को नए रूप से ढालने का प्रयास है, जिसमें जो पूंजी का विकास है, जिसमें मजदूर का केवल शोषण इस रूप में हो कि वो केवल अपनी रोटी मुश्किल से कमा सके और अपने बच्चों को अपना शिक्षा दे सके, ना अपने लिए कोई रहने की जगह बना सके, ना कपड़ा पहन सके। ये जो पूरा एक मजदूर का शोषण का प्लान है या उसकी जो आवश्यकता है पूंजी की, उसकी पूर्ति करने के लिए बाकी चीज की पैकेजिंग कर रहा है। ये जो जुगलबंदी है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की, दूसरी तरफ जो दीपांकर जी ने कहा हिंदुत्व का हिंदुआइजेशन की, और जो पूरा आवाज को दबाने की, ये सारी चीज मिलकर शिक्षा को बदलने में बिना चर्चा के, बिना कोई आर्गुमेंट के कि हम क्यों बदल रहे हैं, हमारे सामने और हमारे जीवन को बदलने का खतरा रखती है। इसलिए हम सबको मिलके इसके साथ संघर्ष करने, और आयशा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।